क्वेश्चन देखिएगा क्या है इसमें, न्यूमेरिकल में क्या है। फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम अ सेल ऑफ ईएमएफ 1 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2/3 ओम। फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम अ सेल ऑफ ईएमएफ 1 वोल्ट। फाइंड द करंट ड्रॉन from a cell of EMF 1 volt and internal resistance 2/3 ohm and internal resistance 2/3 ohm. Internal resistance 2/3 ohm connected to the network given below. Connected to the network connected to the network given below. ठीक। अब ये जो नेटवर्क दे रखा है ये देख लीजिए फटाफट आप। ये जैसे कि कोई रेक्टेंगल हो, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस ऐसे, एक रेजिस्टेंस ऐसे, एक रेजिस्टेंस ऐसे, एक ऐसे, एक रेजिस्टेंस ऐसे। तो ये दे रखा है, इस तरीके का एक नेटवर्क दे रखा है और ये बताया है कि ये जो नेटवर्क है, अच्छा इधर जो है ये मैंने गलत बनाया है, ये नहीं है, यहाँ पर रेजिस्टेंसेस इधर प्लेन वायर है, इस तरीके से इधर भी प्लेन वायर है, ठीक है। और यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स दे रखा है ऐसे और 1 वोल्ट का, 1 वोल्ट यानी कि इसकी ईएमएफ दे रखी है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट ईएमएफ है और कॉमा करके लिख रहा हूं मैं यहीं पर 2/3 ओम। 2/3 ओम जब कॉमा करके हम लिखते हैं, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ। ठीक, तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर ये 1 वोल्ट है और ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 2/3 ओम। 2/3 ओम का मतलब जब हम ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये मैं इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। और ऊपर जितने भी रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं ये सारे के सारे रेजिस्टेंसेस हैं हमारे 1 ओम के, ठीक है। ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम और 1 ओम, ठीक। तो अब आप ये देखिएगा कि इस नेटवर्क को मैं किस तरीके से बना सकता हूँ, इसका स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं वो देखना है। देखिए इसमें ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए ये है हमारा, तो हमने कहा कि ये 1 ओम है और ये जो नीचे वाला 1 ओम है ये तो साफ दिखाई दे रहा है, ये वाला और ये वाला ये दोनों तो पैरेलल में है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे ही मैं इस 1 ओम और इस 1 ओम की बात करूं तो ये जॉइंट है, तो इस जॉइंट पर ये 1 ओम मिल रहा है और ये 1 ओम मिल रहा है और ये दोनों 1 ओम यहाँ पर इस जॉइंट पर मिल रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा टेढ़े बने हुए हैं ये, लेकिन दिखाई दे रहा है ना कि ये जो 1 ओम है इसका एक हिस्सा इस वाले नोड पर है और एक हिस्सा इस नोड पर है। इस 1 ओम का एक हिस्सा इस नोड पर है और दूसरा हिस्सा इस नोड पर है। तो दोनों रेजिस्टेंसेस का एक हिस्सा यहाँ और दूसरा हिस्सा यहाँ, तो ये 1 ओम और 1 ओम पैरेलल में हो गए। बताइए क्लियर है दीपिका, क्लियर है ये चीज पैरेलल में? यस सर। आकृति बताइए क्लियर है? शिवांगी, लक्ष्य, ठीक। इसी तरीके यस से, सर। इसी तरह से, ठीक है, इसी तरीके से देखिए ये जो दोनों है रेजिस्टेंसेस, ये वाला और ये वाला, तो इन दोनों को देखो ये यहाँ पर ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। और ऐसे ही ये दोनों रेजिस्टेंसेस इस पॉइंट पर ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये 1 ओम और ये 1 ओम ये भी पैरेलल में, ये भी पैरेलल में और आपस में सीरीज में। देखो कैसे हम ये बोलेंगे कि ये सर्किट किस तरीके से बनाया जाएगा। इस सर्किट को हम रीड्रॉ ऐसे कर सकते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट।
इक्विवेलेंट सर्किट इसका कैसे बनेगा, ये हो गया 1 ओम, ऐसे यहां पर ये 1 ओम और ये 1 ओम, ये 1 ओम, और ये वाला भी 1 ओम। ठीक है, और फिर ये नीचे वाला 1 ओम, ये नीचे वाला 1 ओम बन गया, और यहां से एक वायर निकला, ये इस वोल्टेज में गया, जिसका बैटरी जो है, जिसका ईएमएफ हमको दे रखा है कितना, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का इसका ईएमएफ है, और 2/3 ओम इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है। ठीक है, ये दे रखा है। और इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहे हैं कि फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम अ सेल ऑफ ईएमएफ 1 वोल्ट, मतलब इस सेल में से करंट कितना निकाला जा रहा है ये बताना है। तो पहले इस पूरे नेटवर्क को सॉल्व करो, ये 1 ओम और ये 1 ओम, ये दोनों पैरेलल में, ये 1 ओम और ये 1 ओम, ये दोनों पैरेलल में। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसको बोल दीजिए R1। इसी तरीके से जो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसको बोल दीजिए R2। तो बेटा ये हो जाएगा 1/R1 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, 1/1 प्लस 1/1। क्या होता है जब पैरेलल में निकालते हैं तो 1/R इज इक्वल टू क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2, यही होता है ना। तो इसका पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को 1/R1 मान लिया, 1/1 प्लस 1/1, तो ये एक तरह से क्या हो गया, 2 हो गया। 1/R1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी कि 2, ये 2/1 हो गया। इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो R1 कितना हो गया, 1/2 ओम। R1 1/2 ओम हो गया, और मेरा R2 भी बिल्कुल इसी के जैसा है। ठीक, तो यहां पर मैं लिखूंगा सिमिलरली, सिमिलरली R2, R2 भी 1/2 ओम हो गया। पहले ये बता दीजिए सभी बच्चे, ये चीज क्लियर है, बताइए ये चीज क्लियर है। हाँ सर। ठीक है, फिर मैं कहूंगा कि ये जो R1 और R2 है ये दोनों सीरीज में है, तो हम ये कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन R1 एंड R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 ओम। यानी कि ये वाली जो बीच की पूरी ब्रांच है, इस पूरी ब्रांच में एक रेजिस्टेंस दिखा दीजिए 1 ओम का। ठीक, तो मेरा इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन जाएगा, मैं फिर से बना रहा हूँ, इक्विवेलेंट सर्किट ये हमारा ये बन जाएगा बेटा, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, 1 ओम ये हो गया, ये भी 1 ओम, और ये भी 1 ओम, और ये 1 वोल्ट की बैटरी में जा रहा है, 1 वोल्ट, और 2/3 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अब इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट। ये जो पूरा है ना, इस पूरे के रेजिस्टेंस को आप R ही बोल दीजिए। 1/R is equal to 1/1 plus 1/1 plus 1/1. It implies that 1/R is equal to 3/1, यानी कि R is equal to 1/3 ओम। बताइए इतना समझ में आ गया सभी बच्चों को, इतना समझ में आ गया। तो अब ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम इसका क्या बन जाएगा, मैं ये मिटा रहा हूँ इस तरफ से,
अब ये तीन जो पैरेलल में रेजिस्टेंसेस दिखाए हैं वो दिखाने की जरूरत नहीं है, बस इन तीनों की जगह एक रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस है 1/3 ओम। शिवांगी क्लियर है? आकृति, यस सर। कृतिका तुम बताओ क्लियर है बेटा? सर अभी मेरा कनेक्शन ठीक, चला गया अब था। मेरे पास बताइए, आवाज नहीं आई? सर आवाज नहीं आई थी। हेलो। अब नहीं, अब तो आ रही है। हाँ सर अब आ रही है। अगर बोलेगा कुछ समझ गए इतना? हाँ जी सर। बोलो क्लियर है? बोलो गायब हो गया। चलिए जी, ये रेजिस्टेंस हो गया। तो अब आप ये देखिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। 1 वोल्ट है, ये इसका वो दे रखा है। अब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस 2/3 ओम दे रखा है, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि जब मुझे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि कैपिटल V की कोई वैल्यू ना दे रखी हो, तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा ईएमएफ होता है यही वोल्टेज के बराबर होता है। तो हम ये कहेंगे टोटल रेजिस्टेंस, देखिए टोटल रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस हो जाता है बेटा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो मैंने ये निकाला और इंटरनल रेजिस्टेंस जो दे रखा है 2/3, क्योंकि ये हमेशा दोनों के दोनों सीरीज में होते हैं। तो ये जैसे जैसे ये 2/3 ओम है ना, तो इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ कि जैसे कि मेरे पास ये है ना, ये यहाँ पर आपने साइड में बनाकर दिखा दिया इसको ऐसे 2/3 ओम, और फिर इसको ऐसे डॉट 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 एक ब्लॉक के अंदर बंद कर देते हैं। उससे ये समझ में आ जाता है कि ये जो 2/3 ओम है ये इस बैटरी के अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यानी कि 1/3 प्लस 2/3, ये हो गया 3/3, मतलब 1 ओम। ये 1 ओम हो गया, ठीक। तो ये मेरा टोटल रेजिस्टेंस आ गया। उसके बाद ये पूछ रहे हैं हमसे कि आप करंट बताइए सर्किट में। तो सर्किट में करंट कैसे बताएंगे हम, कि जब मुझे कोई अलग से कंडीशन नहीं दे रखी तो मैं ईएमएफ को ही वोल्टेज मान लूंगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, तो हम बोलेंगे हियर ईएमएफ ई इज इक्वल टू वोल्टेज। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो I इज इक्वल टू V कितना है, V है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, और रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल के आया बेटा 1 ओम। तो 1 वोल्ट अपॉन 1 ओम, आंसर क्या आ गया 1 एम्पियर। बताइए क्लियर है कि नहीं, बताइए यस सर। सभी को क्लियर है। तो यहाँ ये जो टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस को ही कैपिटल आर लिया गया है बाई ओम्स को, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, अगर ये समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईएमएफ का है, ये 2016 का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a uniform wire of resistance 12 ohm is cut into 3 pieces. A uniform wire of resistance, a uniform wire of resistance 12 ohm is cut into 3 pieces. Is cut into 3 pieces in the ratio 1:2:3. Is cut into 3 pieces in the ratio 1:2:3, and the 3 pieces are connected to form a triangle. And the 3 pieces are connected to form a triangle
are connected to form a triangle. Full stop. A cell of EMF 8 volt and internal resistance 1 ohm. A cell of EMF 8 volt and internal resistance EMF 8 volt and internal resistance 1 ohm is connected across the highest of the three resistors. Is connected across, दिखाई दे रहा है नीचे तक, is connected across the highest of the, अब मैं ऊपर कर रहा हूँ, connected across the highest of the highest of the three resistors is connected across the highest of the three resistors. Full stop. Calculate the current through each part of the circuit. Calculate the current through each part of the circuit. Each part of the circuit. अब देखिएगा हमें ना एक यूनिफॉर्म वायर दे रखा है ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम इज कट इनटू 3 पीसेस इन द रेशियो 1:2:3. ठीक, तो एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 12 ओम है, उसको ना तीन पीसेस में काटा जाता है और रेशियो क्या है 1:2:3. ठीक, तो हम ये समझ जाएंगे कि 1:2:3 का मतलब क्या है कि जो रेजिस्टेंस है, जब एक वायर को तीन पार्ट्स में काटा जाता है 1:2:3, तो जो रेजिस्टेंस होता है ना वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो हम ये कहेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर इज इक्वल टू 1x, रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड वायर इज इक्वल टू 2x एंड रेजिस्टेंस ऑफ थर्ड वायर इज इक्वल टू 3x. क्यों? क्योंकि तीनों को 1:2:3 के रेशियो में काट दिया जाता है, वायर को काट दिया जाता है और तीनों को ट्रायंगल बना दिया जाता है. ट्रायंगल मतलब तीनों को एक लूप बना दिया जाता है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ तो ट्रायंगल इस तरीके से होगा, ये तो हम ये कहेंगे कि जब तीनों को इस तरह से डिवाइड करा जाता है और रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो 1x + 2x + 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 ओम, क्योंकि पूरी 12 ओम की वायर को ही तो डिवाइड कर रहे हैं. बताइए जी, इतना क्लियर है? अगर मैं कहूँ 1x + 2x + 3x तो ये 12 ओम के बराबर हो जाएगा. ये समझ गए आकृति? कृतिका बताइए. हमने कहा कि 12 ओम की वायर है, Yes, उसको sir. 1:2:3 के रेशियो में डिवाइड कर दिया, तो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो मैं कहूंगा सिंस R is directly proportional to L, therefore 1x plus 2x plus 3x is equal to 12. 1 plus 2 3, 3 plus 3 6. 6x is equal to 12. 6 1 is 6, 6 2 is 12. तो x is equal to कितना हो गया 2. x की वैल्यू 2 हो गई. तो हमारा एक रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस हो गया 1 × 2 यानी कि 2 ओम का. दूसरा रेजिस्टेंस हो गया 2x यानी कि 2 × 2, ये हो गया 4 ओम का.
और तीसरा रेजिस्टेंस 3x यानी कि 3 into 2, तो ये हो गया 6 ओम का। तो हमारे पास तीन रेजिस्टेंसेस हो गए। और फिर इन्होंने क्या बोला है कि a cell of EMF 8 volt and internal resistance, अच्छा मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, internal resistance 1 ohm, internal resistance 1 ohm is connected across the highest of the three resistors। तो इन तीन रेसिस्टर्स में से जो हाईएस्ट सबसे बड़ी वैल्यू का रेसिस्टर है उसके अक्रॉस हमने एक बैटरी लगा दी। बैटरी का ईएमएफ इन्होंने बोला 8 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर इज इक्वल टू हो गया 1 ओम। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये पूछ रहे हैं कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच पार्ट ऑफ द सर्किट। हर एक पार्ट के अक्रॉस जो है वो करंट पूछ रहे हैं कि करंट कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखिएगा कैसे निकलेगा। हम ये कहेंगे कि हमने एक नोड इसको मान लिया और एक नोड इसको मान लिया। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि 2 और 4 ये दोनों तो बैक टू बैक कनेक्टेड है। तो 2 और 4 किस में हो गए, सीरीज में। ठीक, तो 2 और 4 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 6 ओम। मैं इस तरफ कर रहा हूँ। तो 2 और 4 का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना बेटा, मैंने ऐसे इस तरीके से मैं शो कर देता हूँ इसको कि ये दोनों के दोनों क्योंकि बैक टू बैक कनेक्टेड है, तो इस पूरे रेजिस्टेंस को मैंने बोल दिया R1। ठीक है, तो हम कहेंगे सिंस 2 ohm and 4 ohm are connected in series, so their equivalent resistance R1 is equal to 2 plus 4 यानी कि 6 ओम। तो ये जो पूरा रेजिस्टेंस है 6 ओम के बराबर हो गया। तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन जाएगा, अब जो नया सर्किट बनेगा वो क्या हो जाएगा कि ये जो दोनों रेजिस्टेंसेस हैं इनको अलग अलग ना दिखाकर एक नया रेजिस्टेंस 6 ओम का दिखा देंगे ऐसे। और यहाँ नीचे तो 6 ओम है ही, तो यहाँ से और यहाँ के बीच में इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस आ गया 6 ओम, और ए और बी के बीच में ऑलरेडी 6 ओम पहले से ही था, एक दूसरा भी था। इस पॉइंट को भी बोल दीजिए, ये भी 6 ओम। और यहाँ नीचे एक बैटरी थी जिसका ईएमएफ 8 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 1 ओम। ठीक, अब ये जो दोनों के दोनों रेजिस्टेंसेस हैं ये दोनों पैरेलल में हैं। अब इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आप बोल दीजिए कैपिटल आर। ठीक, तो मैं इधर कर रहा हूँ नाउ both the 6 ohm resistors are in parallel। both the 6 ohm resistors are in parallel। तो ये क्या हो गया, 1 upon r is equal to 1 upon 6 plus 1 upon 6। 1 upon r is equal to कितना हो गया, 2 upon 6। 2 1 जा 2 3 जा, तो कैपिटल R is equal to हो गया 3 ओम। ठीक, मतलब पूरे सर्किट का जो एक रेजिस्टेंस आ गया वो 3 ओम आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूँ और मैं सर्किट डायग्राम दूसरा नहीं बना रहा हूँ, मैं इसी में आपको आप समझ जाएंगे। आप ये देख लीजिए कि मेरे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 3 ओम आ गया, तो मैं टोटल रेजिस्टेंस की बात करूंगा। टोटल रेजिस्टेंस
टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कैपिटल आर कितना है 3 और बेटा स्मॉल आर कितना है 1। तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 4 ओम, ठीक। और ये ईएमएफ है 8 वोल्ट। ईएमएफ ये मुझे दे रखा है 8 वोल्ट, ठीक। तो खुद आप समझिए कि जब मेरे को कोई भी वोल्टेज की यानी कि कैपिटल की टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की कोई अलग कंडीशन नहीं दे रखी, तो जब मैं करंट निकालूंगा करंट मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, जैसा इससे पहले क्वेश्चन में हमने करा था। ये ई जो है यही हमारे लिए वी का काम करेगा। तो हम यहाँ पर करेंगे हियर कैपिटल आई इज इक्वल टू ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो कैपिटल आर हो गया और टोटल रेजिस्टेंस हो गया 4 ओम। तो आई इज इक्वल टू 8 अपॉन 4, 4 वन जा 4 टू जा, तो आई आ गया हमारे पास 2 एम्पियर। बताइए पहले तो ये बता दीजिए, इतना क्लियर हो गया है यस सर। ना। अच्छा, अब जब आई हमारे पास 2 एम्पियर आ गया, अब मुझे एक चीज और देखनी है इसमें कि ये तो टोटल में आ गया 2 एम्पियर। फिर हम कहेंगे कि जो रेजिस्टेंसेस हैं, हमसे ये पूछ रहे थे कि आप इसमें निकालिए, आप हर एक कंपोनेंट में आप निकालिए कि करंट कितना है। तो हम ये कहेंगे कि ये वाला जो कंपोनेंट है इसमें 2 ओम एंड 4 ओम आर इन सीरीज। सीरीज में तो सीरीज में करंट सेम रहता है और पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि एक करंट तो बेटा यहाँ जाएगा, इसको तो मैं बोल दूंगा I1, और एक करंट यहाँ जाएगा, इसको मैं बोल दूंगा I2। और ये दोनों करंट किसके बराबर होंगे, ये दोनों करंट हो जाएंगे 2 एम्पियर के बराबर। पहले ये बता दीजिए इतना समझ में आया कि नहीं। ये समझ में आ गया। आप ये देखिए कि ये वाला ओरिजिनली डायग्राम ये था ना, यस सर। 6 ओम तो ये हो गया, 6 ओम तो ये हो गया, और ये ए से लेकर बी तक ये जो दूसरा है ये भी तो एक तरह से पैरेलल में है भाई, पैरेलल बन गया ना। तो पैरेलल में वोल्टेज रिमेन सेम बट करंट डिवाइड हो जाती है, करंट वेरी करती है पैरेलल में। बताइए मेरी बात क्लियर है, ठीक। तो यहाँ पर I1 है, यहाँ पर I2 है। मैं ये देख रहा हूँ कि इस ब्रांच में 6 ओम है रेजिस्टेंस, और ये वाली जो ब्रांच है इस ब्रांच का भी रेजिस्टेंस 6 ओम है। तो जब दोनों ब्रांचेस के रेजिस्टेंस सेम है, करंट 2 एम्पियर है, तो करंट बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा ना। हम ये करेंगे फिर 1 एम्पियर यहाँ चला गया और 1 एम्पियर यहाँ चला गया। बताइए समझे कि नहीं समझे, बताइए क्लियर है कि नहीं। हम लिख देते हैं यहाँ पर सिंस both the branches have same resistance value, सिक्स ओम ईच, तो करंट भी बराबर बराबर ही डिवाइड होगा। बताइए ये समझ में आया, या बताऊं इसको और दूसरे किसी तरीके से। नहीं सर आ गया। आकृति नहीं समझे। नहीं सर आ गया समझ में। कृतिका देखिए इसमें क्या है कि हमने ये बोला कि यहाँ पर ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच, ये दोनों की दोनों ब्रांच पैरेलल में है, और ये 2 और 4 तो 6 हो जाएगा ना। तो मैं ये कहूंगा यस कि सर। इस ब्रांच में और इस ब्रांच में दोनों में करंट सेम जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों में रेजिस्टेंसेस बराबर है। तो जब दोनों में रेजिस्टेंसेस बराबर है तो करंट भी तो सेम ही होगा, तभी तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। तो यस सर। अब 2 ओम था टोटल करंट आया 2 ओम, जो यहाँ से निकल रहा है 2 ओम, सॉरी 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 2 को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 1 एम्पियर 1 एम्पियर, तो इसमें भी 1 एम्पियर और इन दोनों में भी 1 एम्पियर, ठीक। तो हम ये कहेंगे कि करंट
in each branch will be equal to 1 एम्पियर। समझ गए? अगर ये समझ में आ गया है तो फिर अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं मैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, इसमें देखते हैं क्या करना है। ये मिटा दो पूरा। ये पूरा मिटा दूं, नहीं बताइए, सभी को क्लियर है? Yes, sir. अनिकेत? यस सर। ठीक है। देखिएगा, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेज नंबर 48 पर जो दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सबसे पहले देखेंगे इन सीरीज। इन सीरीज, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज। तो ये अगर मान लीजिए सेल्स जो है वो सीरीज में होते हैं, तो सीरीज में किस तरीके से होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि सीरीज में अगर रेसिस्टेंसेस होते हैं तो हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। लेकिन अब इसी तरीके से अगर सेल्स सीरीज में हो, तो अगर सेल्स सीरीज में होते हैं ना, तो हम उसको बोल देते हैं कि जब सेल्स कंबाइन करते हैं, चाहे वो सीरीज में कंबाइन करें चाहे वो पैरेलल में कंबाइन करें, जब बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं तो टुगेदर दे फॉर्म अ बैटरी, तो फिर एक बैटरी बन जाती है। तो हम सीरीज की बात कर रहे हैं, तो सीरीज में हम कहते हैं कि चलिए हमने कोई दो सेल्स को बैक टू बैक सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, हमने ऐसा कहा कि लेट अस कनेक्ट टू सेल्स इन सीरीज। दो सेल्स को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। कैसे? मैंने कहा यहां से ये वायर स्टार्ट होता है, ये पॉइंट है ए, ये एक सेल है, ये पॉइंट है बी, ये दूसरा सेल है, और ये वाला पॉइंट है सी। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो सेल है इसका ईएमएफ मैंने मान लिया E1, और इस सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस उसको मैंने ले लिया स्मॉल r1। ये जो दूसरा जो सेल है इसका ईएमएफ मैंने ले लिया E2, और इसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो मैंने मान लिया R2। ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि जब भी कभी हमारे पास रेसिस्टेंसेस भी सीरीज में होते थे, तो मैं ये कहता था कि मैं इन दोनों रेसिस्टेंसेस का एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालूंगा। ऐसे ही अब मेरे पास E1 और E2 ये दो सेल सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट सेल बना दूंगा मैं एक। तो इक्विवेलेंट का साइन ऐसे होता है, इक्वल टू ना लगाकर तीन पैरेलल लाइन बना देते हैं, ये इक्विवेलेंट का साइन हो गया। इस इक्विवेलेंट टू ये ए नोड, ये सी नोड, तो इन दोनों के बीच में एक नया सेल मान लीजिए, और ये सी। हमने कहा कि E1 और E2 का जो इक्विवेलेंट जो सेल बनेगा वो ये है, और इस सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ हो गया EQ, और इस सेल का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो गया, इंटरनल रेसिस्टेंस, वो हो गया स्मॉल r EQ। ठीक है, ये कर दिया। अब क्या करेंगे? अब देखिएगा, अब इसमें नेक्स्ट में ये करना है। हाँ जी बेटा बताइए। सर इसको प्लीज एक और बार एक्सप्लेन कर दो, मैंने डिस्कनेक्ट हो गया था। दोबारा बताइए क्या? सर इसको एक और बार मतलब एक्सप्लेन कर दो, मेरा नेट चला गया था। हाँ, रिकॉर्डिंग तो मैंने ऑन कर रखी है। सर नहीं, ये इन सीरीज वाला जो आपने टॉपिक स्टार्ट करा है, कॉम्बिनेशन। दोबारा बता दूं? हाँ जी सर। ठीक है ठीक है, अभी बता रहा हूं। हमने ये कहा कि जब हमारे पास दो सेल्स होते हैं,
जैसे दो रेसिस्टेंसेस होते हैं या तीन रेसिस्टेंसेस होते हैं, जब वो बैक टू बैक कनेक्टेड होते हैं, एक के पीछे एक कनेक्टेड होते हैं, तो हम बोल देते हैं कि वो सीरीज में है। इसी तरीके से जब दो सेल्स एक के पीछे एक कनेक्टेड होते हैं, तो मैंने कहा लेट अस कनेक्ट टू सेल्स इन सीरीज। मैंने एक सेल ले लिया E1, एक सेल जिसका EMF E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा सेल जिसका EMF E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। इसको एक के पीछे एक कनेक्ट कर दिया मैंने, तो इसको बैक टू बैक कनेक्ट करना मतलब सीरीज में कनेक्ट करना। तो अब E1 और E2 का इन दोनों सेल्स का एक इक्विवेलेंट सेल बना दिया है। जैसे दो रेसिस्टेंसेस जब सीरीज में होते हैं तो उनका एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बना देते हैं, ऐसे ही जब दो सेल्स सीरीज में है तो इक्विवेलेंट सेल बना देंगे। ये इक्विवेलेंट सेल हो गया, इसका EMF हो गया EQ मतलब इक्विवेलेंट, और इन दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया R इक्विवेलेंट, इन दोनों का कंबाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब हम ये कहेंगे कि मुझे A और C के बीच का वोल्टेज निकालना है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं A और B का वोल्टेज निकालता हूँ। तो ये ऐसे हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ED बिटवीन A एंड B। तो इसको मैं बोल दूंगा पोटेंशियल डिफरेंस होता है कैपिटल B। तो A और B के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोल देंगे VAB। VAB is equal to VA minus VB। VA minus VB, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो VAB होगा ये क्या है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है E1 minus IR1। E1 minus IR1 हम जानते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस V का फॉर्मूला क्या होता है, E minus IR। ठीक, तो यहाँ पर करंट जो है इसमें ये दोनों के दोनों सीरीज में है, तो दोनों में करंट सेम होगा। इसमें भी करंट I होगा और इसमें भी करंट I होगा। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर की तरफ निकलता है। ठीक, तो ये हो गया E1 minus IR1, इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C। अब B और C के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्या बोलेंगे, VBC, एंड VBC will be equal to VB minus VC। VB minus VC, ठीक है। तो VBC को मैं क्या बोलूंगा, E2 minus IR2। E2 minus IR2, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक, फिर मुझे क्या करना है, मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट EMF निकालना है इसका। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि AC है तो VAC निकालेंगे। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस जैसे मैंने निकाला यहाँ AB के बीच में BC के बीच में, अब मैं पूरा AC के बीच में निकालूंगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C, A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा, VAC, एंड VAC will be equal to VA minus VC। VA minus VC। अब आप क्या करिए, अब आप एक काम करिए, जैसे ये VA minus VC है तो आप इसमें प्लस VB ऐड कर दो, और मतलब VB ऐड कर दीजिए और VB सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट VB। ठीक, तो VAC is equal to VA minus VC plus VB minus VB। ये मैंने ऐसे ही कर दिया अपनी तरफ से, VB ऐड कर दिया और VB सब्ट्रैक्ट कर दिया। इससे क्या होगा, आप ये जो माइनस VB है ये इसके साथ ले आओ, ये हो जाएगा VA minus VB। इसको ब्रैकेट में डाल दो और प्लस VB इसके साथ रखो, इसको लिखो प्लस का VB minus VC। यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा मेरे पास, VA minus VB जो मैं फर्स्ट इक्वेशन में निकाल चुका हूँ। VA minus VB क्या हो जाएगा, E1 minus IR1। E1 minus IR1 plus VB minus VC। VB minus VC सेकंड इक्वेशन से E2 minus IR2। E2 minus IR2। अब इसमें क्या करिए, ये जो E1 और E2 है ये दोनों पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों EMF वाले टर्म है, इन दोनों को एक साथ ले लो आप।
ये हो जाएगा E1 प्लस E2 और माइनस IR1 माइनस IR2, इन दोनों में माइनस I कॉमन ले लो, माइनस I, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया VAC। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, VAC इज इक्वल टू E1 प्लस E2, इसको मैं लिख दूंगा E इक्विवेलेंट माइनस I R1 प्लस R2 को मैं लिख दूंगा R इक्विवेलेंट, वेयर E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 एंड R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे कि V इज इक्वल टू E माइनस I R होता है, तो ये E इक्विवेलेंट हो गया और ये R इक्विवेलेंट, तो E इक्विवेलेंट क्या हो गया, E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट क्या हो गया, R1 प्लस R2। समझ गए मेरी बात? यस सर। कृतिका, अनिकेत, क्लियर है? लक्ष्य है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब जरा देखिएगा, तो यहां से मैंने निकाला है कि जब सेल्स सीरीज में होते हैं तो उनका ईएमएफ ऐड हो जाता है, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाता है। तो हम यहाँ पर बस एक चीज और लिख देंगे, फॉर एन नंबर ऑफ सेल्स, एन नंबर ऑफ सेल्स के लिए क्या हो गया, एन नंबर ऑफ सेल्स के लिए मैं बोलूंगा ई इक्विवेलेंट। यहाँ तो दो सेल्स थे, अगर मान लीजिए दो ना होते, एन होते सेल्स, तो मैं ई इक्विवेलेंट को बोल देता E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 टिल EN। इसी तरह से R इक्विवेलेंट को मैं बोल देता R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 RN, ये हो जाता है। ये करने के बाद में फिर अगला टॉपिक देखते हैं, सेल्स इन पैरेलल। अगर सेल्स पैरेलल में हैं तो हमें क्या करना होगा, तो ये तो सीरीज में था, अब बात करते हैं इन पैरेलल। तो जैसे सीरीज में मैंने दो सेल्स लिए, जैसे सीरीज में दो सेल्स लिए, ऐसे ही पैरेलल में भी दो सेल्स ले लीजिए। ठीक है, देखिए जी, मैंने क्या करा, एक पॉइंट यहां पर ले लिया ए, ठीक है, और हमने ये कहा था ना ए बी और सी, एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर ए, इस पॉइंट को बोल दीजिए B1। एक सेल यहां से गया, एक सेल यहां से गया, तो इस सेल का ईएमएफ E1, इस सेल का ईएमएफ E2, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ये पॉइंट B1 है, ये पॉइंट B2 और ये वाला पॉइंट हो गया C। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सेल्स इन पैरेलल। अब जैसे सीरीज था, तो बेटा सीरीज में करंट हमेशा सेम रहता है, लेकिन पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिवाइड हो जाता है। तो हम ये कहेंगे इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन्स सेम। तो यहां भी वोल्टेज भी होगा, इधर भी, और इधर भी वोल्टेज भी होगा, बट करंट डिवाइड्स। बट करंट डिवाइड्स, तो हम ये कहेंगे पॉजिटिव से निकलता है करंट, तो ये हो गया I1 और ये वाला करंट हो गया I2। मतलब दोनों सेल्स में करंट क्या होगा, I1 और I2 अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए भी इक्विवेलेंट जो सेल है वो ऐसा बन जाएगा जैसा ये था, क्योंकि यहां भी आप ये देखिए कि जो स्टार्टिंग नोड है,
स्टार्टिंग नोड ए है और एंडिंग नोड सी है। स्टार्टिंग नोड इज ए, तो इसके आगे मैं इक्विवेलेंट का साइन लगाकर यहां लिखा। बाकी मैंने नोट्स में भेज ही दिया, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ई इक्विवेलेंट और ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, अब हम बात करेंगे कि अगर मैं फर्स्ट सेल के अक्रॉस वोल्टेज निकालूं तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल, तो फर्स्ट सेल के अक्रॉस जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा तो मैं वही करूंगा कि देखिए यहाँ पर हम पहले सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, तो इसका स्टार्टिंग नोड क्या है V1 और एंडिंग नोड क्या है V2। तो मैं बोलूंगा फर्स्ट सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेरा V है ना, तो मैं इसको बोलूंगा V इज इक्वल टू VV1 माइनस VV2। और ये VV1 माइनस VV2 है क्या, ये क्या होगा E1 माइनस IR1, लेकिन I नहीं है यहाँ पर, करंट I1 है, तो E1 माइनस I1 R1, E1 माइनस I1 R1। VV1 माइनस VV2 को भूल जाओ, सीधा सीधा लिखो V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। ठीक है, और यहां से आप I1 की वैल्यू निकाल लो, इसको इधर ले आओ, ये हो गया I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस V। तो I1 की वैल्यू हो गई E1 माइनस V अपॉन R1। ठीक है, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। मुझे लगता है यहां तक समझ में आ गया होगा। अनिकेत, Yes, sir. क्लियर है बेटा यहाँ तक? Yes, sir. लक्ष्य, आकृति बताइए। यस सर। इतिका क्लियर है? यस सर। ओके, अब जरा देखो अब क्या करेंगे। अब मैं कहूंगा ये था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल, अब निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकंड सेल। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकंड सेल, तो सेकंड सेल में पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर भी, बिकॉज ये पैरेलल में है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो V इज इक्वल टू, यहाँ पर भी V था पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर भी V था, और यहाँ पर भी स्टार्टिंग नोड V1 है, यहाँ पर भी एंडिंग नोड V2 है, जैसे इसमें V1 V2 था, तो V इज इक्वल टू लिखेंगे से VV1 माइनस VV2, लेकिन मैं सेकंड सेल की बात कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा E2 माइनस I2 R2, E2 माइनस I2 R2। अब VV1 माइनस VV2 को भूल जाओ, V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2, माइनस I2 R2 को इधर ले आओ, तो प्लस I2 R2 इधर हो गया, ये हो गया E2 माइनस V, और I2 इज इक्वल टू E2 माइनस V अपॉन R2। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब अगर मैं टोटल करंट की बात करता हूँ, ठीक, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो टोटल करंट है ए और सी के बीच में वो आई है, टोटल करंट क्या हो जाएगा, इन दोनों करंट्स का सम। तो टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 कितना है, E1 माइनस V अपॉन R1, E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस I2 कितना है, E2 माइनस V अपॉन R2। इनको ना स्प्लिट कर लीजिए, तो I हो जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। मैंने E1 वाले टर्म, EMF वाले टर्म एक तरफ ले लिए, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ये हो गया, और ये क्या हो जाएगा माइनस V अपॉन R1
माइनस वी अपॉन आर टू, माइनस वी अपॉन आर वन माइनस वी अपॉन आर टू, ये हो गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा मेरे पास आई इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस टू अपॉन आर टू, माइनस वी कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। ठीक है, और अब आप क्या करिए, ये जो v वाली टर्म है, इस v वाली टर्म को इधर ले आओ, तो v इंटू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो e1 r2 प्लस e2 r1, e1 r2 प्लस e2 r1 अपॉन r1 r2, और i को उधर ले गए माइनस i। मुझे बेसिकली बनाना है क्या है, v इज इक्वल टू e माइनस आई आर की फॉर्म लेकर आनी है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू e माइनस आई आर की फॉर्म, तो ये e वाले टर्म्स तो यहाँ पर मिल गए, i यहाँ पर है, ये जो v के साथ है इसको अकेला छोड़ना है, यानी कि इनको इधर लेकर आना है। देखिएगा क्या होगा, अब देखिएगा क्या करेंगे, इनको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा, जब इनका एलसीएम लेंगे तो r1 r2 हो जाएगा, r2 प्लस r1, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा v इज इक्वल टू r1 प्लस r2 अपॉन r1 r2 इज इक्वल टू e1 r2 प्लस e2 r1 अपॉन r1 r2 माइनस i। अब ये जो टर्म है ना v के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इसको यहाँ ले जाओ डिवाइड में, तो ये हो जाएगा मेरे पास v अकेला हो गया फिर, तो e1 r2 प्लस e2 r1 अपॉन r1 r2, और ये वाली जो पूरी टर्म है ये डिनोमिनेटर में आ गई, तो r1 प्लस r2 अपॉन r1 r2, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर r1 r2, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी r1 r2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस i अपॉन ये पूरा टर्म नीचे आ जाएगा r1 प्लस r2 अपॉन r1 r2, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो r1 r2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया v इज इक्वल टू e1 r2 प्लस e2 r1 अपॉन r1 प्लस r2 माइनस i, और ये r1 r2 ऊपर आ गया, r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। ठीक है, तो ये मेरे पास जो फॉर्म आ गई, ये कैसी आ गई, v इज इक्वल टू e माइनस आई आर। ठीक, तो यहां से मैं क्या बोलूंगा, ये मिटा रहा हूं नीचे, v इज इक्वल टू e माइनस आई आर आ गई, और ये किससे आई है, क्या यूज करा मैंने यूज करा यहाँ पर टोटल करंट वाला फंडा, i इज इक्वल टू i1 प्लस i2, मैं ये लेकर चला था और ये लेकर चल के मेरे को v इज इक्वल टू e माइनस आई आर ये आ गया, तो हम यहाँ पर बोलेंगे ये पूरा क्या हो गया, v इज इक्वल टू e इक्विवेलेंट माइनस r, ये पूरा क्या हो गया r इक्विवेलेंट, वेयर e इक्विवेलेंट इज इक्वल टू e1 r2 प्लस e2 r1 अपॉन r1 प्लस r2। ऐसे ही ये है r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। बताइए जी, समझ में आ गया, समझ में आ गया, बताइए, क्लियर है। अनिकेत, अनिकेत ऑनलाइन नहीं होगा, हाँ वो उसका 10 बजे ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है ना। चलिए जी, ठीक है, बताइए जी, आप तीनों को क्लियर है, आकृति, शिवांगी,
क्लियर है? अब यही जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन थोड़ी सी और आगे बढ़ेगी, ये मैं करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो थोड़ी सी और आगे बढ़ेगी और उसमें कुछ स्पेशल केसेस भी हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। और आप लोग तैयार रहना कि आज फ्राइडे है, तो आपकी रेगुलर क्लास तो मंडे को होगी, लेकिन मैं संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, तो उसके लिए तैयार रहना। ठीक है? आज के लिए बेटा इतना ही। बेटा क्लियर है जो बताया? तीनों को क्लियर है? आप तीनों को? हाँ जी सर। कृतिका क्लियर है? यस सर। शिवांगी क्लियर नहीं होगा, अभी बीच में थी नहीं तुम। ठीक है जी, फिर कर दो बंद, ऑफ कर दो। यस सर। ठीक है, ऑफ कर दो फिर। ठीक है।